नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो चल रहा है हमारा, उसका इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर उदारीकरण। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उदारीकरण आखिर होता क्या है। तो उदारीकरण अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की नीति होती है। यानी उदारीकरण एक नीति है जिसके तहत क्या करती है, जो सरकार होती है वो अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। इसका उद्देश्य बाजार को अधिक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बनाना होता है। उदारीकरण एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि सरकारी नियंत्रणों को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। क्या है उदारीकरण? एक आर्थिक अवधारणा है जिसका अर्थ ये होता है कि सरकारी जो नियंत्रण होगा वो कम होगा और जो निजी क्षेत्र जैसे प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है उदारीकरण से। इसलिए कभी कभी उदारीकरण को मुक्तिकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उदारीकरण के तहत सरकार की नीतियाँ। उदारीकरण जब अपनाना होता है किसी देश को तो कौन कौन सी नीतियाँ अपनाती है? व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को हटाना। क्या करते हैं, सबसे पहले नीति ये अपनाती है कि हम क्या करेंगे, व्यापार जो है और जो निवेश है उस पर जो सरकारी नीति लगाई गई है उसको हम कम करें। सरकार विदेशी व्यापार और निवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाती है ताकि विदेशी कंपनियां घरेलू बाजार में प्रवेश कर सके। औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना। सरकार औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करती है ताकि कोई भी व्यक्ति कंपनी किसी भी उद्योग में प्रवेश कर सके। पहले क्या था कि पहले ये परंपरा होती थी कि जिसके पास लाइसेंस है वही कंपनी खोल सकता है और उसी फील्ड में खोल सकता है जिस फील्ड का है लाइसेंस उसके पास। लेकिन उदारीकरण की बात क्या होता है कि लाइसेंसिंग जो प्रणाली, तो लाइसेंस की जो प्रक्रिया उसको ख़त्म किया जाता है ताकि जो कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी कहीं भी उद्योग खोल सके किसी भी क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करती है जिससे निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान मिल सकता है। देखो, जब उदारीकरण अपनाया जाता है तो सरकारी कंपनियां धीरे धीरे कम होने लग जाती है, फिर बंद होना शुरू हो जाती है या फिर उसको प्राइवेट कंपनी को बेचना शुरू कर देते हैं ताकि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां उसको खरीद के अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करें। देखो, जो सरकारी कंपनियाँ होती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम नहीं करती, वो क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करती है। ठीक है, ध्यान रखती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी तो उनके अंदर कंपटीशन होता है तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करती है। नियामक ढांचे को सरल बनाना। सरकार नियामक ढांचे को सरल बनाती है ताकि व्यवसायों के लिए काम करना आसान हो सके। यानी जो व्यापार करने के लिए उद्योग खोले के जो नियम है उसको कम से कम और आसान से आसान बनाना ताकि जो व्यापार करना है वो आसान हो सके। उदारीकरण के प्रमुख पहलू क्या होते हैं? विनियमन का उन्मूलन। सरकार द्वारा लगाए गए नियमों और लाइसेंसों को सरल बनाना या हटा दिया जाता है, विशेष रूप से उद्योग, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में। निजीकरण अपनाया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की हिस्सेदारी या पूर्ण स्वामित्व को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे जो कंपनियां होती है, जो सरकारी कंपनियां होती है, या तो उसको हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनी को बेच दी जाती है, जैसे आज के टाइम में रेलवे हो गया और एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, जबकि कभी कभी कुछ कंपनी ऐसे होती है जिसे पूरा ही बेच दिया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को, जैसे अपना एयर इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या अपना प्राइवेटाइजेशन भी होता है उदारीकरण के साथ। वैश्वीकरण चलता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाता है वैश्वीकरण के द्वारा। लचीला श्रम बाजार होता है। श्रम कानूनों को अधिक से अधिक लचीला बनाया जाता है जिससे वेतन और रोजगार की जो शर्तों पर निजी क्षेत्र और कर्मचारियों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हो सके। वित्तीय क्षेत्र का सुधार करना। बैंकिंग प्रणाली को अधिक से अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना ताकि पूंजी बाजार को गहरा करना और विदेशी वित्तीय संस्थानों की प्रवेश की अनुमति देना। देखो, जो वित्तीय बैंक प्रणाली को आसान, बहुत ही कुशल बनाया जाता है ताकि वो एक फाइनेंशियल हब के रूप में उभर सके जिससे उसको लोन भी दे सके और वो खुद भी कमा सके बैंक। ठीक है, उदारीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना उदारीकरण का सबसे पहला उद्देश्य होता है।
उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर निवेश को प्रोत्साहित करती है। प्रतिस्पर्धा रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएगी, निवेश करेगी और वो सोचेगी, कोशिश ये करेगी कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। तो आज के टाइम आप देख सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे ब्रांड आपको मिल सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी ब्रांड उठाए, चाहे कॉस्मेटिक उठा लीजिए, फिर फार्मेसी का उठा लीजिए कोई ब्रांड, या फिर क्लोथ का कोई भी ब्रांड उठा लीजिए आप। दक्षता में सुधार। उदारीकरण से दक्षता में सुधार होता है क्योंकि व्यवसायों को कम लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखो, जब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है तो व्यवसायों में लागत को कम किया जाता है और उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इनपुट क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट को कम करते हैं, और लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना। उदारीकरण से उपयोगकर्ता के लिए बेहतर विकल्प होते हैं क्योंकि वो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का चयन कर सकते हैं। उदारीकरण के लाभ क्या हुए? एक तो आर्थिक विकास होता है उदारीकरण से। आर्थिक विकास, उदारीकरण ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में उदारीकरण की शुरू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने औसतन 7% की दर से वृद्धि की है। जब 1991 के बाद उदारीकरण शुरू किया गया तो उसके बाद क्या जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, वो हर साल औसतन उन्होंने एवरेज 7% की दर से बढ़ रही है। रोजगार का सृजन हुआ। उदारीकरण ने भारत में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले कुछ दशकों में भारत में रोजगार के अवसरों में काफ़ी वृद्धि हुई है, चाहे वो हमारा IT सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, सर्विस सेंटर हो गया हमारा, या फिर हमारा प्रोडक्शन सेक्टर जो द्वितीय क्षेत्रक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहाँ पे भी बहुत सारा हमको रोजगार के अवसर देखने को मिले हैं। गरीबी में कमी आते है उदारीकरण से। उदारीकरण ने भारत में गरीबी को कम करने में मदद की है। 1991 में भारत में 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन 2022 के डाटा के अनुसार ये संख्या घटकर 22% हो गई है। निवेश में वृद्धि होती है। सरकारी नियंत्रण कम होने से निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक लोग बहुत अधिक इच्छुक हो जाते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उपभोक्ता का कल्याण होता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और उनकी कीमतों कम हो जाती है। उदारीकरण की हानि क्या है? एक तो आय असमानता होती है। उदारीकरण से क्या होता है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा कमा लेता है, बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन कुछ लोग बस खर्चा चल सके, आजीविका के लिए कमाते हैं, गुजर बसर कर सके इसलिए कमा पाते हैं, इतना ही कमा पाते हैं वो। उदारीकरण ने भारत में आय असमानता को बढ़ावा दिया। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है। क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। कई क्षेत्र उदारीकरण से बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं तो कुछ अविकसित ही रह जाते हैं। जैसे भारत में उदारीकरण में क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली। कुछ राज्यों ने दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अधिक विकास किया, जैसे हमारा गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र और हमारा कर्नाटक, ये कुछ ऐसे, पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे राज्य जो विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ राज्य आज भी ऐसे हैं जो विकास की राह पे तो छोड़िए पटरी पे भी नहीं आए हैं। जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य जो आज भी विकास की पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण ने कुछ क्षेत्रों में रोजगार में नकारात्मक प्रभाव भी डाला है। जैसे कृषि के क्षेत्र में रोजगार में गिरावट आई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए हैं। उदारीकरण को लेकर चुनौतियाँ क्या होती है? तो असमानता में वृद्धि होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या वित्तीय रूप से हो या क्षेत्रीय रूप से हो। उदारीकरण का लाभ असमान रूप से नहीं होता है, जिससे गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ जाती है। सामाजिक सुरक्षा में कमी आती है। सरकारी क्षेत्र में सिकुड़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को व्यय कम हो जाता है। देखो, जब उदारीकरण में तो सरकारी कंपनी जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो चीज़ प्रभावित होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हम इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने इतना हाई डिमांड
उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, जिससे गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो आम जनता है, गरीब जनता, वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, सामाजिक असुरक्षा के दायरे में आ जाती है। पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, ठीक है। कोई भी अगर आप विकास करोगे तो आपको जंगल काटोगे, माइनिंग करोगे, कोयला की खदान करेंगे, खदान तो उसमें भाई पर्यावरण को नुकसान होगा। चाहे वो अगर हम नदी से अगर हो या फिर समुद्र से, तो कहीं ना कहीं उन जीवों में, नदी और समुद्र में रहने वाले जीवों को भी नुकसान होता ही है। राष्ट्रीय नियंत्रण को कम करना, सरकारी नियंत्रण कम होने से सरकार को अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव कम हो जाता है। भारत में उदारीकरण की अगर शुरुआत करें तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। उस समय भारत की आर्थिक संकट का सामना कर रहा था भारत। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका था, भुगतान संकट में घाटा था और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर बहुत धीमी थी। यानी हम उस वक्त लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े थे। ऐसी दहलीज हो गई थी हमारी कि हम बर्बाद हो सकते थे। बस दहलीज पार किया और बर्बादी शुरू हो गई हमारी। लेकिन इस संकट को उभरने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री याद रखना, ये जरूर पूछ लेते कि उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया, उदारीकरण की नीति को शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी शुरुआत की 1991 के दशक में। इसकी एक श्रृंखला की शुरुआत की, ठीक है। और एक और चीज़ बताना भूल गए यहाँ पे, जो उदारीकरण के सुनवाई जो शुरू की गई 1991 के दशक में, तो प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव थे, लेकिन जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे हमारे, वित्त मंत्री, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये भी याद रखना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे थे भारत की उदारीकरण नीति को लेकर। उदारीकरण के प्रमुख पहलू क्या हुए, व्यापार और निवेश के प्रतिबंधों को हटाया गया। जितने भी निवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगाए थे सरकार ने उसको कम कर दिया, ताकि विदेशी कंपनियां भी घरेलू बाज़ार में आ सके। औद्योगिक लाइसेंस की जो प्रणाली थी उसको समाप्त किया, ताकि सभी व्यक्ति या कंपनी सभी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति या कंपनी कोई भी क्षेत्र में कोई सा भी उद्योग खोल सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया गया, जो सरकारी क्षेत्र है उसको कंपनियों को कम किया गया, फिर उसको बेच दिया गया, फिर उसमें हिस्सेदारी बेच दी गई। नियामक ढांचे को सरल बनाया गया, जो भी हमारी उद्योग खोलने की जो आवश्यक चीज़ें होती है उसको कम किया गया, फिर उसको प्रक्रिया को भी आरामदायक बनाया गया। अब बात करते जो भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। नकारात्मक के आय समानता को देखने को मिली, भारत में आय समानता बढ़ी, गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ गई। क्षेत्रीय समानता को देखने को मिला, कई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र जो विकास की राह ताक रहे हैं। रोज़गार पर प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि इससे कृषि के क्षेत्र में रोज़गार में हमको कमी देखने को मिली उदारीकरण की वजह से। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक विकास हुआ। उदारीकरण में भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। 1991 से शुरू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का औसतन जो विकास दर है वो 7% है। रोज़गार का सृजन हुआ, कई क्षेत्रों में हमको रोज़गार के देखने को मिले, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। गरीबी को कमी हुई, गरीबी में कमी आई। उदारीकरण के समय जो भारत में गरीबी थी वो 45% जो लोग थे वो गरीब थे, लेकिन आज के समय 2022 में सिर्फ 22% लोग ही गरीब है। ये 2022 का आंकड़ा हमको बताता है। तो यहाँ पे हमारा जो वैश्वीकरण हुआ उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत में जो वैश्वीकरण उसको भी लेके, अब इससे कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। उदारीकरण क्या है, भारत में अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम करना, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा, व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को कम करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उदारीकरण के उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार का सृजन करना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में या 1910 के दशक में। तो इसका आंसर है 1990 के दशक में। भारत में उदारीकरण के प्रमुख नीतिगत बदलाव क्या थे, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध को कम करना,
व्यापार शुल्कों को कम करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उदारीकरण के क्या लाभ हैं? आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, रोजगार का सृजन होता है, गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उदारीकरण के नुकसान क्या है? असमानता में वृद्धि देखने को मिलती है हमको, गरीबों और वंचितों की स्थिति में गिरावट आती है, पर्यावरण का क्षरण होता है, नुकसान पहुंचता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। उदारीकरण के बारे में प्रमुख आलोचनाएं क्या है? ये केवल अमीरों को लाभ पहुंचाता है, ये सिर्फ गरीबों और वंचितों को हाशिए पर ढकेलता है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। उदारीकरण और वैश्वीकरण में क्या अंतर है? उदारीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम करने की प्रक्रिया है, जबकि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा और पूंजी और लोगों की बढ़ती गतिशीलता है। उदारीकरण और वैश्वीकरण एक ही चीज़ है, या फिर उदारीकरण वैश्वीकरण का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उदारीकरण वाला जो चैप्टर है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये हमारा 8th चैप्टर तो 7th चैप्टर तक मैंने इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर साइंस से पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। तो आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।